ये तो कांस्य नगरी के 3 अद्भुत ड्रैगन हैं। विहान के मुंह से निकली ये बात सुनकर मुन्नू और लाइशा घबरा गए थे। आसमान की ऊंचाइयों में उनके सामने थे कांस्य नगरी के 3 सबसे खतरनाक दैत्य, 3 ड्रैगन्स, सामोहा, वारीची और जबा। इससे पहले कि मुन्नू कुछ समझ पाता, विहान का बाज राका इन ड्रैगन्स को देखकर नीचे जमीन की तरफ बढ़ चला था। मुन्नू ने राका की कमान संभालने की कोशिश की, लेकिन राका इन ड्रैगन्स का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। विहान घबराते हुए बोला, भैया नीचे कांस्य नगरी की सेना हमें पकड़ने के लिए तैनात है। अगर राका नीचे उतर गया तो हम बचेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर मुन्नू ने कुछ सोचा और अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करते हुए अपनी एक हथेली को राका की पीठ पर रख दिया। जैसे ही मुन्नू के हाथ ने उस बाज की पीठ को छुआ, उन दोनों की चेतना एक दूसरे से जुड़ गई। मुन्नू ने मन ही मन राका से कहा, भरोसा रखो हम पे, इस जंग में हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। राका की चेतना से आवाज आई, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हैं। इस जंग को हम जीत नहीं सकते। जंग हम ही जीतेंगे दोस्त, अगर तुम साथ हो। वैसे भी हम भाग के इनसे बच नहीं पाएंगे। हमें इस जंग को जीतने के लिए इन ड्रैगन्स का सामना करना ही होगा। हमें इस युद्ध को पार करके कुंदनगढ़ जाना होगा। हम तुम्हें वचन देते हैं दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुन्नू की चेतना ने जैसे ये बात राका से कही, वो वापस पूरी ताकत से ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। विहान खुशी से चिल्लाया, भैया आप तो सच में राका के आका हो। राका उड़ता हुआ वापस आकाश की ऊंचाइयों में लहरा रहा था, लेकिन विहान की इस खुशी का बहुत ही जल्द अंत हो गया, क्योंकि अगले ही पल उन तीनों ड्रैगन्स के मुंह से आग की लहर निकली। राका की कमान संभाले मुन्नू इस हमले से तो बच गया, लेकिन अब उनके सामने से आ रहे 3 ड्रैगन्स अब 3 अलग अलग दिशाओं में बट गए। मुन्नू समझ गया था कि वो क्या कर रहे हैं। मुन्नू ने तुरंत कहा, ये 3 अलग दिशाओं से हम पर वार करने वाले हैं, तो अब हम क्या करेंगे? ये सवाल घबराई हुई लाइशा ने पूछा था, जो डरी हुई राका पर सवार थी। मुन्नू ने कुछ सोचा और बोला, कोई नहीं, आने दो उनको। मुन्नू की इस रणनीति से विहान, लाइशा और राका तीनों ही हैरान थे। देखते ही देखते तीनों दिशाओं से सामोहा, वारीची और जबा राका की तरफ आ रहे थे। राका की पीठ पर हाथ रखे हुए मुन्नू किसी तरह उसकी चेतना को शांत कर रहा था और धीरे धीरे खुद से कह रहा था, और पास, और पास। विहान, जो मुन्नू को और पास बोलते हुए सुन रहा था, खुद से बोला, पहली बार किसी को मौत को इतने प्यार से अपने पास बुलाते हुए सुना है मैंने। तीनों ड्रैगन के मुंह के अंदर आग की लहर पनप रही थी। हर पल उनके करीब आती उनकी लाल आंखों में लाइशा को अपनी मौत दिख रही थी। मुन्नू बोला, तुम दोनों राका की कमान को मजबूती से पकड़े रहना। विहान और लाइशा की मुट्ठियां कस गई थीं राका की कमान पर, और फिर अगले पल में उन तीनों ड्रैगन्स के मुंह से निकली आग की लहर। और उसी पल में मुन्नू चिल्लाया, राका अभी। मुन्नू के ये कहते ही राका एकदम से ऊपर की तरफ बढ़ा। उन तीनों ड्रैगन्स के मुंह से निकली आग की लहर एक दूसरे से जा टकराई। समोहा का वार वारीची को लगा और वारीची का वार समोहा को। दोनों एक दूसरे के वार से घायल हो गए और एक बेजान विमान की तरह कलाबाजियां खाते हुए नीचे गिरने लगे। मुन्नू ये नजारा देखकर खुशी से झूम उठा और बोला, राका, कहा था ना हमने तुमसे, जीत हमारी होगी। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। जबा अभी भी आसमान में था, और वो भी बहुत खतरनाक था। जहां जमीन पे नीचे खड़े कांस्य नगरी के सैनिक आकाश में हो रही इस जंग को देखकर हैरान थे, वहीं राका पर सवार विहान और लाइशा के साथ मुन्नू आसमान में ऊपर बढ़ा चला जा रहा था। भैया, और ऊपर गए तो स्वर्ग में चले जाएंगे। विहान घबराया। मुन्नू बोला, अबे नहीं, और ऊपर गए तो सैटेलाइट से टकरा जाएंगे। सैटेलाइट क्या होता है भैया? अरे पहले इस ड्रैगन को देख लें, फिर खेलते हैं बीबीसी। हैं? बीबीसी? अरे बउआ बनेगा करोड़पति, समझे? चुप रहो अब। विहान समझ गया था कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी मजाक होने वाला था। आसमान में ऊपर बढ़ते राका का पीछा करते हुए वो ड्रैगन राका तक पहुंच ही गया था। ये देखकर मुन्नू बोला, तुम लोग कुंदनगढ़ निकल जाना, और राका, हम बहुत जल्द मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त। ये कहते ही मुन्नू राका की पीठ से सीधा कूद गया उसके पीछे आ रहे ड्रैगन की तरफ। ड्रैगन जबा की आग की फुंकार को अपनी ऊर्जा ढाल से रोकते हुए मुन्नू उसकी तरफ नीचे गिर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से एक सूरज ज्वालामुखी पर गिर रहा हो। मुन्नू ने राका को ड्रैगन के हमले से बचा लिया था, और वो सीधा जा गिरा जबा की पीठ पर और बोला, ये बात, अब बस हम और तुम, आ जाओ, ग्रैंड फिनाले करते हैं इस लड़ाई का। जैसे मुन्नू जबा की पीठ पर गिरा, उस ड्रैगन ने खतरनाक कलाबाजियां खाना शुरू कर दी, लेकिन मुन्नू ने ऊर्जा की पाश से जबा को पकड़ लिया था।
मुन्नू हवा में कलाबाजियां खाते ड्रैगन के साथ लहरा रहा था, लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी और फिर अगले ही पल मुन्नू ने अपना हाथ जबा की पीठ पर रख दिया था। मुन्नू की चेतना उस ड्रैगन जबा की चेतना से जुड़ गई थी। देखते ही देखते उनकी जान का प्यासा वो ड्रैगन शांत हो गया था और मुन्नू अब आराम से उड़ता हुआ उस पर सवार था। विहान और लाइशा ने जब ये नजारा देखा तो उन दोनों के होश उड़ गए थे। माहेशमती साम्राज्य के इतिहास में पहली बार किसी ने एक ड्रैगन को काबू में किया था। मुन्नू ड्रैगन से बोला, माहेशमती के सबसे बड़े योद्धा बनने वाले हैं हम। हमसे दोस्ती कर लो गुरु, फायदे में रहोगे। जबा ने मुन्नू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था और अब मुन्नू लाइशा, विहान, राका और कांस्य नगरी के एक ड्रैगन को अपना बनाकर वापस कुंदनगढ़ की तरफ बढ़ रहा था। विहान बोला, भैया इसे कहां ले जा रहे हैं? मुन्नू बोला, घर ले जा रहे हैं। हमें लगा कि राका हमारे पास होता है तो तुम्हारे पास कोई गाड़ी नहीं होती, हमने अपनी गाड़ी बदल ली। विहान उस गाड़ी शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक ऊर्जा का वार आकर जबा को लगा। यह वार एक बिजली के झटके की तरह था। इस झटके के लगते ही मुन्नू और जबा आसमान से नीचे गिरते चले गए। ये वार किसने किया? विहान चिल्लाया। विहान को अपने सवाल का जवाब तब मिला जब उसने नीचे जमीन पर माहेशमती साम्राज्य के एक महान युद्ध गुरु को खड़े देखा और उसके मुंह से निकला, गुरु मावेश। जबा के विशाल पंखों में लिपटा हुआ मुन्नू नीचे जमीन पर आकर गिरा। जब उसे होश आया तो उसके सामने खड़े थे काले रंग की पोशाक और लंबे सफेद बाल और दाढ़ी वाले एक युद्ध गुरु। मुन्नू उन्हें देखते उठ खड़ा हुआ और बोला, कौन हो तुम और तुमने हम पे हमला क्यों किया? जवाब में एक ऊर्जा का वार किया उस युद्ध गुरु ने मुन्नू पर, जिससे मुन्नू लड़खड़ा गया। वो युद्ध गुरु बोले, प्रश्न हम करेंगे, तुम नहीं। कौन हो तुम और कारागार से भागने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। अरे अंकल, जब से माहेशमती में आए हैं मृत्यु दंड ही मिले जा रहा है। अब कुछ नई बात बताइए ना। बदतमीज, हमसे मजाक करते हो? जानते नहीं कि हम कौन हैं? अरे यार, ये क्या बात है? बिना लड़ाई झगड़े के इस राज्य में कोई इंट्रोडक्शन होता ही नहीं। गुरुजी, हमारा नाम मुन्नू है, मुन्नू विद्रोही। हम कुंदनगढ़ के एक शक्ति रक्षक हैं। मुन्नू की यह बात सुनकर कि वो एक शक्ति रक्षक है, वो युद्ध गुरु शांत हो गए और मुन्नू से बोले, तुम एक शक्ति रक्षक हो? हम कैसे मान लें? जवाब में मुन्नू ने अपनी कमर पर बंधी लाल धातु की तलवार दिखाई और वो सितारा भी जेब से निकालकर दिखाया जो उसे शक्ति रक्षकों के सरदार अजीत सिंह ने दिया था। वो युद्ध गुरु मुन्नू को देखते हुए बोले, समझ में नहीं आ रहा, एक शक्ति रक्षक को कांस्य नगरी की जेल में क्यों कैद करके रखा गया था? उस सवाल के जवाब में मुन्नू उन्हें सब सच बताता चला गया। मुन्नू की पूरी बात सुन के उस युद्ध गुरु ने अपना हाथ मुन्नू के माथे पर रखा और आंख बंद करके कुछ पलों के लिए ध्यान में लीन हो गए और फिर बोले, तुम्हारे मस्तिष्क की नाड़ियों की ऊर्जा से मैं ये समझ गया हूं कि तुम सच बोल रहे हो। अरे गुरुजी, झूठ बोलना तो माहेशमती के मुन्नू को आता ही नहीं है। मुन्नू की ये बात सुनकर उस युद्ध गुरु ने मुन्नू को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और कहा, तुमने एक ड्रैगन पर कैसे काबू पा लिया? एक्सपीरियंस। अरे इतने साल कैब चलाई है फुल ट्रैफिक में, खुले आसमान में ड्रैगन उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? मतलब बचपन से ही हमें आसमान में बाज उड़ाने का बहुत शौक था। ड्रैगन उड़ाने का भी बहुत मन था हमारा, पर कभी मौका ही नहीं मिला। अब आज मौका मिला तो उड़ा लिए। कुछ अजीब से हो तुम। माँ भी बोलती थी हम सबसे अलग हैं, वन एंड ओनली पीस। वैसे आपने अपने बारे में कुछ बताया नहीं हमें? मुन्नू ने पूछा। पर इससे पहले कि वो युद्ध गुरु जवाब देते, पीछे से आवाज आई, ये है माहेशमती साम्राज्य के मशहूर युद्ध गुरुओं में से एक, गुरु मावेश। यह आवाज थी विहान की, जो वहीं लाइशा के साथ राका की पीठ से उतर चुका था। अबे तुम बिल्कुल ही चमन हो क्या बे? हम तुम्हें कहे थे ना कि लाइशा को लेकर सीधा कुंदनगढ़ निकल जाना, लेकिन तुम यहां वापस लौट आए। मुन्नू की बात सुन के विहान बोला, भाई हैं तुम्हारे, अकेला तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाएंगे, और तुम्हारा मेरा तो जन्मों का साथ है। लाइशा भी बोली। लाइशा की बात सुन के मुन्नू बोला, अबे यार, हम किसी से भी लड़ लेंगे, लेकिन इस रॉकेट से हमको बचा लो बे। रुक जाओ तुम, बिना बात नो एंट्री में घुसी चली आ रही हो। देखो तुम्हारी बात हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन गुस्सा तुम पर बहुत जचता है। अरे यार गुरु मावेश, आपके पास कुछ इलाज है इस बीमारी का? मुन्नू की बात पर गुरु मावेश मुस्कुरा दिए और बोले, तुम एक बहुत ही कुशल योद्धा हो और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो माहेशमती साम्राज्य के सबसे बड़े गुरुकुल ब्रह्म शक्ति योग पीठ में। ये नाम सुनते ही जैसे विहान के पैरों तले जमीन निकल गई। भैया ये बहुत बड़ा मौका है। मुन्नू कुछ सोचकर बोला, गुरुजी वो क्या है ना कि
पढ़ाई हमें ज्यादा पसंद नहीं है। तुम जानते नहीं हो मुन्नू कि वहां तुम कितने शक्तिशाली बन सकते हो, तुम्हें कितना दिव्य ज्ञान मिलेगा। गुरु मावेश ने समझाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन वो क्या है ना कि इतनी शक्ति और ज्ञान से हमारा बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कहां तक पढ़े हो तुम? शाम तक। माँ सुबह स्कूल लेके गई थी, शाम को प्रिंसिपल घर छोड़ने आ गए थे। विहान मुन्नू की इस बेतुकी बात सुनकर बोला, गुरुजी, भैया की आदत है मजाक करने की। अरे भैया मान जाओ ना। विहान की बात सुनकर मुन्नू बोला, अच्छा ठीक है, 1-2 मिनट दो हमें। यह कहकर मुन्नू कुछ कदम पीछे हुआ और मन ही मन अपनी जेब में रखे परम वेद के पन्ने से बोला, पन्ना जी क्या बोलते हो, जाएं इस कॉलेज में? नहीं, अभी जयराज को पकड़ना है, वहीं से अगला प्रश्न मिलेगा परम वेद का। जवाब मिलते ही मुन्नू ने गुरु मावेश को मना कर दिया और वहां से चलने लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर गुरुजी, फिर मिलेंगे। ऐसे ही उड़ते फिरते। हाँ, मुन्नू का ड्रैगन जवाब भी अब तैयार था। वो सब वहां से निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आई। मुन्नू ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर सफेद नकाब पहने, एक शेर के सर पर हाथ फेरता हुआ कांस्य नगरी का युवराज। वो बोला, तुम्हारी मौत की सजा पूरी नहीं हुई है मुन्नू, तुम यहां से नहीं जा सकते। कांस्य नगरी में बिना अनुमति घुसने और बाद में हमारे सैनिकों को घायल करने के अपराध में तुम्हें मौत की सजा दी गई थी। अपनी सजा पूरी करे बिना तुम यहां से नहीं जा सकते। मुन्नू युवराज की बात सुनकर बोला, जी वो क्या है ना कि सब काम पूरे नहीं करने चाहिए, कुछ काम अधूरे भी छोड़ देने चाहिए। तो मौत की सजा वाला काम अधूरा छोड़ दिया हमने। मुन्नू की बात सुनकर युवराज के साथ खड़े सैनिकों का मुखिया, वो अफसर जो हर पल युवराज के साथ रहता था, वो मुन्नू पर चिल्लाया, बदतमीज, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मुन्नू उस अफसर को ध्यान से देखते हुए बोला, नहीं, कतई नहीं। अब क्या है ना कि भाई साहब ने मास्क पहन रखा है तो चेहरा ही नहीं दिख रहा, इसलिए पहचान नहीं पाए। बहुत ज्यादा जुबान चलती है तुम्हारी। युवराज दांत पीसते हुए बोला, माफी चाहूंगा अगर बुरा लगा है तो, लेकिन हमारी ना एक परेशानी है। वो क्या है कि हम बेकार की बात का ना बहुत ही बेकार जवाब देते हैं। तो अब अगर आप अपना मूड और ज्यादा बेकार नहीं करना चाहते हैं तो हमें इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। रुक जाओ, मजाक समझ रखा है क्या? कानून का कोई सम्मान नहीं है क्या तुम्हें? अरे कानून का सम्मान तो है, लेकिन आपके राज्य के कमीनों का सम्मान नहीं है। मुन्नू की बात सुनकर वो अफसर बोला, अपनी बेहुदा बातें बंद करो, नहीं तो। अरे ओ, आप अपने राज्य के लोगों की बेहुदा हरकतें बंद करें, नहीं तो मेरे जैसे लोग कांस्य नगरी में घुसकर मारेंगे, समझे? बस। मुन्नू की बात सुन रहा युवराज बोला, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं आपके राज्य के योद्धा जयराज चौहान की बात कर रहा हूं, जो इस मासूम लड़की को जबरदस्ती उठा के यहां ले आया था और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। अफसर बोला, जयराज हमारे राज्य का एक वीर और बहुत ही सम्मानित योद्धा है। मुन्नू और युवराज के अफसर के बीच हो रही बहस को गुरु मावेश ने रोका। ज्ञानेंद्र सही कह रहा है, मैंने मुन्नू को कारागार से भागते हुए रोका था, लेकिन बाद में मुझे यह सच पता चला कि इसने जो भी किया इस मासूम लड़की के सम्मान को बचाने के लिए किया। गुरु मावेश ने मुन्नू के साथ खड़ी लाइशा की तरफ इशारा किया। लाइशा ने भी सिचुएशन देखकर एक बेचारी लड़की का चेहरा बना लिया। अफसर बोला, लेकिन आप हमारे राज्य का ड्रैगन लेकर कैसे जा सकते हैं? अरे भैया जी, हम जबा को लेकर कहीं नहीं जा रहे, ये खुद हमारे साथ चल रहा है। मुन्नू की बात का समर्थन करते हुए उस विशालकाय दैत्य की नथनियों से आग की एक लहर निकली। ये देखकर मुन्नू बोला, देख लो, हो गई तसल्ली। अफसर चुप हो गया था। अगर गुरु मावेश कह रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि गलती जयराज की ही है। कांस्य नगरी में नारियों के सम्मान को सर्वप्रथम माना जाता है, इसीलिए हम अभी यह आदेश देते हैं कि जयराज को मौत की सजा दी जाए। अजीब खेल खेल रहा था युवराज। उसने खुद ही जयराज को कांस्य नगरी से दूर किसी महफूज जगह पर जाकर छुपने का आदेश दिया था। इस नाटक को आगे बढ़ाते हुए युवराज बोला, मुन्नू, हम तुम्हारे साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए क्षमा चाहते हैं और तुमसे ये विनती करते हैं कि तुम कुछ दिन हमारे राज्य में हमारे अतिथि बनकर रहो। युवराज, आपने इतना कह दिया यही काफी है, लेकिन हमें अभी जाना होगा। मुन्नू की बात सुनकर नकाब के पीछे अपनी नफरत छुपाता युवराज बोला, मुन्नू, तुम भले ही दोषी नहीं हो, लेकिन इस राज्य के युवराज तो हम ही हैं, तो हमारी बात काटने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तुम और तुम्हारे साथियों का आदर सत्कार करने का मौका तो तुम्हें हमको देना ही होगा। युवराज की बात सुनकर गुरु मावेश बोले, ठीक है युवराज, आज की रात हम लोग यहीं रुकेंगे, लेकिन कल सुबह आप हमें जाने की आज्ञा दीजिएगा। ठीक है। युवराज ये बात कहकर वहां से चला गया।
और फिर कुछ सिपाहियों के साथ मुन्नू, विहान, लायशा और गुरु मावेश महल के अंदर चल दिए। जब वो लोग महल के अपने कक्ष में पहुंचे तो मुन्नू खुशी के मारे पागल हो गया। इतना शानदार कमरा, इतना आरामदायक बिस्तर उसने कभी नहीं देखा था। वो बिस्तर देखते ही मुन्नू उस पर कूद गया। भाई मजा आ गया, ये योद्धागिरी हमको बहुत सूट कर रही है। हमको भी। ये बात निकली थी लायशा के मुंह से, जो ये कहकर मुन्नू की तरफ उसी बिस्तर पर कूद गई थी। मुन्नू अपनी तरफ आती मुसीबत को देखकर सीधा बिस्तर से लुढ़क के गिर गया। अरे मुन्नू, तुम कूद क्यों गए बिस्तर से? यहाँ बहुत जगह है। देखो लायशा, हम तुम्हें बता ही दिए दे रहे हैं कि बिना बात का ये रोमांस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुन्नू और लायशा के बीच की नोकझोंक फिर से शुरू हो गई थी। तभी गुरु मावेश कमरे में आए। उनको देखते ही मुन्नू सीरियस हो गया और बोला, गुरु मावेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने युवराज को सब सच सच बता दिया, नहीं तो कल सुबह हम युवराज की धुलाई करने के आरोप में जेल में होते। गुरु मावेश मुन्नू की बात टालते हुए सीधा बोले, मुन्नू, खतरा अभी टला नहीं है। युवराज झूठ बोल रहा था। युवराज और जयराज के पिता बहुत अच्छे दोस्त हैं। जयराज का पिता भानु प्रताप चौहान एक मंत्री है, इसीलिए युवराज कभी भी जयराज पर आंच नहीं आने देगा। जहां तक मुझे लगता है, युवराज ने ही जयराज को भगाया है और हो सकता है कि आज रात वो तुम पर हमला करे। गुरु मावेश की बात सुनकर हैरान होता हुआ मुन्नू बोला, अच्छा, तो फिर उसने तब हमारा स्वागत क्यों किया? क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ दिया और युवराज चाहकर भी मेरी बात काट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं माहेशमती के 4 मुख्य युद्ध गुरुओं में से एक हूं। मेरी बात का अनादर करना पूरे माहेशमती के योद्धाओं से जंग छेड़ने के बराबर है। और जहां तक मैं जयराज को जानता हूं, वो अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। गुरु मावेश की बात को बीच में काटते हुए मुन्नू बोला, उसको उसी दिन जब उसने लायशा को छूने की हिम्मत की थी तभी मार देना चाहिए था। नहीं मुन्नू, योद्धा वो नहीं होता जो दुश्मनों को मार दे। योद्धा वो होता है जो मासूमों को बचाए। मुन्नू को समझाते हुए गुरु मावेश बोले, मेरा अंदाजा है कि जयराज जल्द ही वापस लौटेगा और सबसे पहले वो लायशा को बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अरे ऐसे कैसे कर देगा? आने तो इस बार साले को। पैरों में घुंघरू डाल के हमने उससे भरतनाट्यम नहीं करवाया ना, तो हम भी माहेशमती के मुन्नू नहीं। जोश नहीं, होश से काम लो मुन्नू। तुम हर समय लायशा के साथ नहीं रह सकते। एक तरीका है मुन्नू, लायशा और उसकी बहन को सुरक्षित रखने का। ये दोनों ब्रह्म शक्ति योग पीठ में रह सकती हैं। वहां इन पर हमला करने की जयराज सोच भी नहीं सकता। गुरु मावेश की बात सुनकर मुन्नू बोला, ये सही है, और जब ये दोनों वहां महफूज रहेंगी तब हम उस जयराज को पकड़ के उसकी तशरीफ तोड़ देंगे। विहान जोश से बोला, हाँ तोड़ देंगे भैया, एकदम सिलबट्टे पे रखकर। गुरु मावेश ने अजीब तरह से 1.5 पसली के विहान को योद्धाओं वाली बात करते हुए देखा तो मुन्नू बोला, अरे उसको छोड़िए गुरु मावेश, उसका काम हौसले का है, लड़ाई तो हमें करनी है। हाँ तो पर तेरा, हम कल सुबह वापस कुंदनगढ़ लौटकर सीधा लायशा और लतिका को ब्रह्म शक्ति योग पीठ में आपके पास छोड़ देते हैं। जब मुन्नू ये कह रहा था तो उसने देखा कि गुरु मावेश के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें पड़ गई हैं। क्या हुआ गुरु मावेश, कोई परेशानी है क्या? गुरु मावेश कुछ पल सोचकर मुन्नू से बोले, बात यह है मुन्नू कि ब्रह्म शक्ति योग पीठ के कुछ नियम हैं, और उन नियमों में से एक ये है कि वहां सिर्फ उस योग पीठ के छात्रों या फिर माहेशमती के योद्धाओं को ही रहने की अनुमति दी जाती है। तो हम हैं तो सही माहेशमती के योद्धा, 2 दिन से इतना गर्दा मचा रहे हैं कांस्य नगरी में, दर्जन के हिसाब से योद्धाओं को पीट रहे हैं, और क्या चाहिए? योग पीठ की चुनौती पर विजय। मुन्नू गुरु मावेश की बात सुनकर एक पल को चुप हो गया और फिर बोला, एक तो यार इस स्टेट में हर जगह एक चुनौती होती है। चाय पीनी है तो पहले जंगल में जाके शेर से लड़के गाय का दूध लेकर आओ, पहाड़ी पे चढ़ के 300 अजगरों से लड़के चाय की पत्ती तोड़ के लाओ, और उसके बाद मिलेगी चाय। गुरु मावेश पगलाते हुए मुन्नू का फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं पा रहे थे। यही कायदा है गुरुजी, इसे कायदा नहीं, बिना बात चुल्ल करना कहते हैं। विहान मुन्नू से बोला, ये चुल्ल क्या होता है? वो मचती है पर दिखती नहीं, जिसको शांत करने के चक्कर में लोग शांत हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ माहेशमती में नहीं होती लोगों को? हाँ, कप्तानगंज का कॉन्सेप्ट है। मुन्नू फिर शांत होकर बोला, ठीक है गुरु मावेश, चलते हैं ब्रह्म शक्ति योगपीठ की चुनौती को पार करने। मुन्नू, वो चुनौती आसान नहीं है। आसान काम में मुन्नू की चुल शांत भी नहीं होगी। गुरु मावेश कुछ देर मुन्नू को देखते रहे और फिर बोले, ठीक है, कल सुबह हम सब ब्रह्म शक्ति योगपीठ चलेंगे, लेकिन आज की रात बहुत सतर्क रहना। हमें युवराज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है गुरु मावेश,
गुरु मावेश वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मुन्नू विहान और लाइशा से बोला, तुम लोग भी अपने कमरे में जाओ, कल सुबह फिर एक नया बंबू उखाड़ना है हमें, तब तक इस बिस्तर पर थोड़ा आराम तो कर लें। विहान बोला, तुमने सुना नहीं क्या कहा गुरु मावेश ने? रात को यहाँ खतरा है, हम सब एक ही कमरे में रहते हैं और बारी बारी जागकर पहरा देते हैं। विहान की बात सुनकर लाइशा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मुन्नू के चेहरे पर डर। मुन्नू बोला, सही बात है, आज की रात यहाँ आंखें खोलकर ही बितानी पड़ेगी। आंख लगी और दुर्घटना घटी। तुम सो जाओ मुन्नू, मैं पूरे समय तुम पर नजर रखूंगी। लाइशा इतराते हुए बोली, नहीं, हम आंखें खोलकर रखना चाहते हैं, लेकिन खतरा आया तो मैं तुम्हें जगा दूंगी ना, भरोसा रखो। अरे खतरे से नहीं, तुम्हारे डर से आंखें खुली रखनी है हमें। यह कहकर मुन्नू चिढ़कर कमरे से बाहर चला गया। कांस्य नगरी के राजमहल में यहाँ एक तरफ मुन्नू और उसके साथी सतर्क रहकर रात काटने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कुंदनगढ़ के पास पंडारा घाटी के जंगल की गहराइयों में एक तांत्रिक क्रिया हो रही थी। बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे एक काले पत्थर पर एक आदमी का शरीर रखा हुआ था, जो पत्तों से ढका था। इस शरीर के चारों तरफ खड़ी थी 6 फुट से भी ऊंचे कद की भारी शरीर वाली 9 तांत्रिक औरतें, जिनके शरीर पर सिर्फ भभूत मली हुई थी। सृष्टि देहम जटारूपम काल कुंडी समर्पयामि यक्ष वक्षम संभोगे रक्त रूपम दर्पयामि। वो सभी औरतें इस मंत्र का उच्चारण कर रही थीं। कुछ ही पलों में उस काले पत्थर के चारों तरफ से एक लाल रोशनी निकली और पत्थर पर पड़े उस शरीर में चली गई, और फिर अगले ही पल वो शरीर उस पत्थर से एक चीते की तरह कूदकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों की पुतलियां लाल रंग की हो गई थीं। तांत्रिक आत्माओं, तुम्हारा धन्यवाद, मुझे जयराज से शैतान जयराज बनाने के लिए। आओ मुझ में समा जाओ। शैतान जयराज के ये कहते ही वो सभी 9 औरतें ऊर्जा में बदल गईं और जयराज के शरीर में विलीन हो गईं। इतनी सारी शैतानी शक्ति! अपने शरीर में शैतान और 9 काली तांत्रिकाओं की काली शक्ति महसूस कर रहा जयराज बोला, अब समय है उस मुन्नू से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का। इंसान से साक्षात शैतान बन गया था जयराज चौहान। सबसे पहले उस लड़की की छोटी बहन लतिका को मारूंगा और उसके बाद उस लड़की को भी, और फिर मुन्नू को दूंगा एक दर्दनाक मौत। यह कहकर शैतान जयराज चीते की तेजी से लतिका की तरफ बढ़ चला था, जो अभी अकेली थी और अनजान भी अपनी तरफ आती मौत से। कैसे 5 साल की मासूम लतिका सामना करेगी शैतान जयराज का? क्या मुन्नू बचा पाएगा लतिका को? कैसे करेगा मुन्नू सामना इतने शक्तिशाली प्रेत शक्ति के स्वामी जयराज का? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रोमांच और तिलिस्म से भरी